हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9। जैसा कि आपको पता है हम लोग का सेकेंड लेसन चल रहा है और लगभग सेकेंड लेसन भी हम लोग ज़्यादा पढ़ ही लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व, इसे इनर्शिया कहा जाता है। ये जड़त्व है क्या? इनर्शिया बच्चों, जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु का एक गुण होता है, अभिलक्षणिक, या कह सकते हैं जड़त्व की मीनिंग है जो है विरोध करने का। यानी कि जब जो काम हो रहा हो, जो चीज जैसे चल रही है, जब हम उसमें क्या करते हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो वो जो वस्तु होती है उसका विरोध करती है। ये जो विरोध करने का गुण है ना, इसी को हम उस वस्तु का जड़त्व, इनर्शिया कहते हैं। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था या विरामा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो उस गुण को ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। ये जो जड़त्व होता है वो 3 प्रकार का। जड़त्व 3 प्रकार का। पहला इसका जो प्रकार है उसे हम कहते हैं विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हमारा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा है हमारा तीसरा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 प्रकार के जड़त्व हमें यहां पर पढ़ते हैं। जड़त्व एक बार फिर सुन लीजिए। जड़त्व किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है या प्रवृत्ति है जिसके कारण वह वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था या विरामा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। बच्चों, जड़त्व सब में होता है, चाहे वह सजीव वस्तु में हो चाहे निर्जीव वस्तु में हो, आप में भी जड़त्व है। जड़त्व का सीधा अर्थ है विरोध करने का गुण। इसका मतलब आप में भी तो जड़त्व है, आप भी तो विरोध करते हैं। यानी कि जब जो काम आपको पसंद नहीं है या फिर जो काम आपका मन लग रहा है करने के लिए, कोई कहता है कि भाई मत करो, तो आपके अंदर वो विरोध करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आप घर पे इस टाइम टीवी वगैरह बहुत ज्यादा देख रहे हो, आपके घर वाले कहते हैं टीवी बंद करके थोड़ा पढ़ाई कर लो, तो आपके अंदर विरोध करने का गुण होता है उत्पन्न होता है कि नहीं, अभी मुझको देखना है, मैं बाद में ये नहीं पढ़ूंगा। तो जो विरोध करने का जो गुण उत्पन्न हो रहा है वही क्या है? जड़त्व, इनर्शिया। अब इसमें विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व और एक दिशा का जड़त्व है। विराम जो इसके नाम है ना, उस चीज में होने वाला जो विरोध है वही इनकी परिभाषाएं हैं। विराम का जड़त्व इसका मतलब है कि विरामा अवस्था में होने वाला जो परिवर्तन का विरोध करेगा। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विरामा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी, उसे हम कहेंगे विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व में क्या हो जाएगा? यानी कि कोई एक ऐसी वस्तु है जो अपनी एक समान की गति में चल रही हो और उसमें हम उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करते तो विरोध करती है, तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये गति का जड़त्व। यानी कि गति की अवस्था में विरोध करने का गति का जड़त्व कहलाएगा। और किसी गतिशील वस्तु की अगर उसकी जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में वो चली जा रही है, जब हम उसमें परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो परिवर्तन करने का जो गुण उत्पन्न होता है, विरोध का गुण उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं दिशा का जड़त्व। तो बच्चों, ये तो जैसा इनका नाम था उसके हिसाब से हमने परिभाषित कर लिया। अब इनकी परिभाषा है क्या, एग्जाम्पल से देख लीजिए।
विराम के जगह क्या हो जाएगा, यानी कि किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति, किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी विरामा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो अगर कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो उस गुण को ही हम लोग कहते हैं क्या, विराम का जड़। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, पहला एग्जाम्पल्स यानी कि विराम के लिए इसका पहला एग्जाम्पल, कंबल को फटकारने से धूल के कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कंबल को फटकारने से धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जैसे जब हमें किसी चीज को फटकारना होता है, यानी कि गीले कपड़े को फटकारते हैं, कंबल को ऐसे फटकारते हैं, या कंबल को हम लोग किसी डंडे से पीटते हैं, उसमें से जो धूल के कण बाहर निकल आते हैं। बच्चों इसके अलावा चलती बस के अचानक, अगर कोई बस है रुकी हुई है, बस के अचानक चलने से उसमें बैठे आते हैं, पीछे क्या आते हैं, झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। बच्चों ये सब एग्जाम्पल जो आपको दिख रहे हैं यह हमारे व्यवहारिक जीवन में होने वाले ऐसे घटनाएं हैं जिसको आप लोग जानते होंगे। कंबल को फटकारने वाला भी जो लोग बस में बैठे होंगे वो लोग समझते होंगे, बस अगर रुकी है अचानक से अगर चल जाती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। बच्चों आम का सीजन चल रहा है, अक्सर लोग अपने घर पे किसी डंडे की सहायता से आम को हिला करके गिराने की चेष्टा करते हैं। तो बच्चों अगर डाल पर, आम की डाल पर यदि कोई फरा हुआ है, आम फल लगे हैं, अगर उसको अचानक से हिला दिया जाए तो अचानक से हिलाने पर क्या होता है, जो आम के फल होते हैं टूट के नीचे गिर जाते हैं। धीरे धीरे हिलाइए, उसको तेज करते जाइए तो आम भी हिलता रहेगा लेकिन गिरेगा नहीं। लेकिन आप अचानक से डाल पर गिरा दीजिए तो उसमें जो फल होते हैं क्या होता है, टूट के गिर जाते हैं। क्योंकि वो अपनी अवस्था का परिवर्तन में होने, अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए टूट के गिर जाते हैं। बस में हम लोग जब बैठे होते हैं तो अपनी सीट पर जो हमारे कमर के नीचे का पोर्शन तो विरामा अवस्था में होता है, ऊपर वाला भी उसी तरह से रहता है। लेकिन जब बस अचानक से चलती है तो चूंकि कमर के नीचे का पोर्शन क्या होता है, बस से स्पर्श होता है तो वह कमर के नीचे का पोर्शन आगे चला जाता है, लेकिन हमारे कमर के ऊपर का पोर्शन अभी भी पुरानी अवस्था में रहने की चेष्टा करता है, इसलिए क्या होता है, वह पीछे रह जाता है। इसलिए हमें लगता है कि भाई पीछे की तरफ भाग रहा है। इसके बाद जो गति का जड़त्व है, गति का जड़त्व, गति के जड़त्व में क्या है, गति के जड़त्व में यानी कि किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध है, उसे हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व। अब जैसे यहां पर है कि बस के अचानक चलने पर, उसी तरह से बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री, उसमें बैठे यात्री क्या कहें, आगे की ओर, आगे की ओर झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। यानी कि अगर बस में चल रहे हैं तो उनका पूरा शरीर गतिशील रहता है, गतिमान रहता है। अचानक से जब बस रुकती है तो कमर के नीचे का पोर्शन जो कि बस से स्पर्श होता है वह स्थिर होने लगता है, रुक जाता है, लेकिन हमारे जो शरीर के यानी कमर के ऊपर का भाग क्या होता है, अभी गतिशील होता है, इसलिए क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है।
इसके अलावा अगर कोई चलती बस से उतरे, यानी चलती बस से अगर कोई यात्री उतरता है तो उसे बस की दिशा में थोड़ा सा दौड़ लेना चाहिए। यानी कि अगर वह चलती बस से उतर रहा है तो क्या होता है, उसका जो शरीर का गतिशील होता है, और जैसे वह रुकता है यानी उतरता है तो उसका पैर क्या होता है, स्थिर हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर का जो भाग होता है वह भी गतिशील होता है, इसलिए वो बस की दिशा में भागने की चेष्टा करता है और आपका पैर तो भाग पाता नहीं है क्योंकि स्थिर हो गया है, इसलिए हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए जैसे बस रुके तभी उतरना चाहिए, या चलती बस यदि आप उतर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बस चल जाएगा उतर रहे हैं, तो आपको बस की दिशा में थोड़ा थोड़ा 2-4 कदम दौड़ लेना चाहिए ताकि आपका मोमेंटम धीरे धीरे क्या हो जाए, घट जाए और आप रुक जाएं और आप इस प्रकार के गिरने से चोट न लगे। तीसरा जो है आपका दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व क्या है, जैसे जो बस होती है, बस में जो बैठे यात्री होते हैं, यानी कि अगर हम उसकी दिशा में परिवर्तन करते हैं, यानी एक समान वेग से बस चल रही है और जब उसकी दिशा में बदलाव करते हैं तो उसमें जो यात्री थे वो भी क्या होते हैं, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। इससे क्या होता है, उनका शरीर, अगर बस लेफ्ट की तरफ घूमी उनका शरीर राइट घूम जाता है, अगर बस राइट घूमी उनका शरीर लेफ्ट की तरफ घूम जाता है। तो बच्चों बस में जब हम बैठते हैं तो बस के लेफ्ट की तरफ मुड़ने पर उसमें बैठे आते राइट की तरफ मुड़ जाते हैं, अगर वो लेफ्ट की तरफ उड़ रहा है उसके अपोजिट क्या होता है, हमारा शरीर मुड़ जाता है। तो बच्चों ये है आपका जड़त्व। अब इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे गति के नियम। गति के नियम बच्चों, गति के समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। अब गति के नियम देखिए क्या है, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बच्चों जिस प्रकार से न्यूटन ने गति के समीकरण दिए था, उन्होंने 3 गति के समीकरण दिया था, उसी प्रकार से न्यूटन ने 3 गति के नियम भी बनाए। 3 नियम। पहला जो नियम है वह है प्रथम नियम से प्रथम नियम, या यह जड़त्व का नियम भी कहलाता है, जड़त्व का नियम। इसे गैलीलियो का नियम भी हम लोग कहते हैं। दूसरा जो आपका है द्वितीय नियम, और तीसरा आपका है तृतीय नियम, या क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शंस का। ये 3 नियम है। प्रथम नियम जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम, दूसरा द्वितीय नियम भी कहलाता है, और तीसरा तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। बच्चों अब ये न्यूटन का प्रथम नियम है जिसमें जड़त्व भी शामिल है, यानी कि उसमें हमने जड़त्व का नाम भी दिया हुआ है। न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, तो न्यूटन का प्रथम नियम और जो जड़त्व का नियम है, जो जड़त्व की परिभाषा लगभग एक ही जैसे। तो जड़त्व है क्या, अभी हमने पढ़ा कि किसी गतिशील वस्तु, कोई जब वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने का जो गुण प्रदर्शित करती है उसे जड़त्व, यानी कि किसी वस्तु द्वारा उसकी एक समान गति की अवस्था या विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध का गुण। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी जो वस्तु होती है अपनी एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहिए, या अगर वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहिए, यानी कि वह अपने अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहता, और तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया। यही बच्चों है आपका न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, यानी कि कोई भी वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था
अथवा विरामा अवस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न कर दे। यानी कि वह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और यदि विरामा अवस्था में तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक कोई बाहरी बल आकर के उसको अवस्था परिवर्तन के लिए विरोध न करे, अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न कर दे। बच्चों, आपको स्कूल छोड़े बहुत दिन हो गए होंगे। जिस दिन आप स्कूल आएंगे ना, जो सीटें आपने जिस अवस्था में चुनी थी, आज भी सीटें उसी तरह से पड़ी हुई, ये व्हाइट बोर्ड इसी तरह से पड़ा हुआ है, सब कुछ उसी तरह से पड़ा हुआ है। अगर किसी ने उसको नहीं छुआ तो यह इसी तरह से हमेशा क्या होगा, पड़ा ही रहेगा। यह अपने स्थान से तभी हटेगा जब तक कोई आकर के इसको हटाए ना, कोई बात पर उस पर न लगे, तब तक ये अपना अवस्था नहीं परिवर्तन करेगा। यही है हमारा प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था अथवा विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न कर दे। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए क्या है, सेकेंड नियम। किसी वस्तु पर, अभी पहला दूसरा तीसरा सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाएंगे तभी अवस्था बदलेगी। तो दूसरा नियम कहेगा कि भैया बाह्य बल कितना लगाओगे, कितना बाह्य बल लगाओगे, उसका परिमाण क्या। तो किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू M। और किसी उसी वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है उसमें उत्पन्न त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू A। ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, द्रव्यमान। यानी कि M बराबर आपका है द्रव्यमान और A बराबर क्या आता है, त्वरण। यह बराबर द्रव्यमान और एक त्वरण। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो यह मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू MA या F इक्वल टू स्मॉल k और MA, यानी F, यानी यहाँ पर k बराबर कितना ले लिया जाए, 1, तो F इक्वल टू मिलेगा आपको MA। यह न्यूटन का दूसरा नियम है। प्रयोगों पर ये जो k का मान है और एक प्रयोगों द्वारा निकाला गया है, ये प्रयोगों द्वारा। या फिर हम इस यम और इस ए के इस प्रकार से मात्रक लेते हैं, यम का मात्रक और एक का मात्रक हम इस प्रकार से लेते हैं कि इस ए का मान कितना प्राप्त हो जाता है, एक, तो उस हिसाब से लगेगा F इक्वल टू M। F इक्वल टू MA, यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमारा दूसरा नियम है। और दूसरे नियम का जो स्टेटमेंट है वह यहां से मिलता है कि F इक्वल टू M और A त्वरण है, वेग प्रति कितना समय, और ऊपर हो जाएगा संवेग P, संवेग P हो गया, और यानी कि F इक्वल टू डेल्टा P और बटे डेल्टा P, और ये आपका संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। यही देखिए दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम का स्टेटमेंट यही है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या कहलाता है, बल। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब तो पहले नियम में हमें पता चला कि भाई बल लगाना पड़ेगा अवस्था परिवर्तन के लिए। दूसरा नियम बता दिया कि संवेग में जितना वस्तु के परिवर्तन होगा वही उस पर
जो उसके द्रव्यमान में त्वरण के गुणनफल क्या हुआ, बराबर। तो तीसरा नियम यह कहता है कि यदि किसी वस्तु पर आपने बल लगा दिया, यदि किसी वस्तु पर आपने बल लगा दिया तो वह वस्तु भी ठीक उतना ही बल आपके ऊपर लगाएगी। यानी कि एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। यानी यदि दीवार पर मैं मुक्का लगाऊंगा चोट मुझको ही लगेगी, क्योंकि जितना बल मैं लगाऊंगा उतना ही बल दीवार मेरे हाथ पर लगाएगी। यानी जितना बल मैं किसी वस्तु पर आरोपित करूंगा वह वस्तु भी ठीक उतना ही बल मेरे ऊपर आरोपित करेगी। इसी को कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल भी है, प्रतिक्रिया का एक एग्जाम्पल भी है। जैसे अगर कुएं से आप पानी निकाल रहे हो, कुएं से पानी निकाल रहे हो, अचानक से रस्सी टूट जाए तो बताइए आप किधर गिरेंगे, कुएं में कि कुएं के बाहर। तो बच्चों क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से जब आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो आप बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, बाल्टी अपना बल नीचे लगा लिया, ऊपर लगा रहे हैं। जब रस्सी टूटेगी तो आप किधर जाएंगे, पीछे की तरफ गिरेंगे। जब हम चलते हैं ना, जब हम चल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने पैर से पृथ्वी पर धक्का लगाते हैं, तो पृथ्वी फलस्वरूप हमारे पैर पर क्या करेगी, धक्का लगाएगी। जब पृथ्वी हमारे पैर पर धक्का लगाती है तो हम उसी बल से क्या करते हैं, हम आगे की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी कि पृथ्वी, जब हम पृथ्वी पर अपने पैर से धक्का लगाएंगे तो पृथ्वी भी हमारे पैर पर धक्का लगाए आगे बढ़ जाते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आप जब नाव से उतरते हैं, नदी में नाव से उतरते हैं, तो जब तक आप नाव पर धक्का नहीं लगाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब नाव से उतरते हैं तो नाव अपना क्या होती है, पीछे हट जाती है। इससे पता चलता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए पृथ्वी की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। जब पृथ्वी प्रतिक्रिया लगाते हैं क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये न्यूटन का क्या है, तीनों नियम हो गए। आप अच्छी तरह से पीडीएफ को समझ करके और पीडीएफ को लिख करके वीडियो को समझ करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।